डीएनए थ्रेड प्लस हिस्टोन प्रोटीन बनता है क्रोमैटिन। देखिए डीएनए का थ्रेड है, अब इस डीएनए थ्रेड में हिस्टोन प्रोटीन आके जब अटैच होगा तो इस थ्रेड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस थ्रेड को हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन। तो डीएनए थ्रेड में जब हिस्टोन प्रोटीन अटैच होता है तो उस थ्रेड को बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़ुहैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। ये है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न लेक्चर नंबर 3। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं इस चैप्टर से और ये है लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 से देखिए, फिर 2 आइए, फिर 3 पे आइए, तो आपको सब कुछ ज़्यादा अच्छा सा डिटेल में समझ में आएगा। और ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3, ये अभी आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो प्लीज़ इसको देखना ना भूलें, पूरा देखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट मिल जाएगा मुझे थोड़ा। और नोट्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप पे, इसका लिंक इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दे रखा है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब इस लेक्चर जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो नोट्स के लिए कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप पे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, टेस्ट देने के लिए आप कांटेक्ट कर लें, मतलब कि विजिट कर लें टेलीग्राम पे, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है एवरीथिंग इज़ फ्री है। टेलीग्राम का लिंक ये है और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। ड्यू टू हाइड्रेशन द क्रोमोसोम बिकम इनविजिबल इन इंटरफेस, बट ड्यू टू डिहाइड्रेशन द क्रोमोसोम बिकम विजिबल एज इन एम फेज ऑफ सेल साइकिल। देखिए इंटरफेज में क्या हो रहा था कि सेल जो हो रही थी, ग्रो कर रही थी, सेल का साइज बढ़ रहा था। ठीक है, साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ रहा था और सेल जो है हाइड्रेट हो रही थी, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रेशन की वजह से, सेल का साइज बढ़ने की वजह से सेल हाइड्रेट हो गई। तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है सेल में वो इनविजिबल हो जाएगा इंटरफेस में। अगर माइक्रोस्कोप से हम लोग क्रोमोसोम को देखेंगे इंटरफेस में, तो हाइड्रेशन की वजह से क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है इनविजिबल हो जाएगा, हम लोग को माइक्रोस्कोप से दिखेगा नहीं। ठीक, लेकिन ड्यू टू डिहाइड्रेशन, जब डिहाइड्रेशन होगा, कब होगा, एम फेज में ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के एम फेज में, जब सेल डिवाइड करेगी उस वक्त क्या होगा, सेल का डिहाइड्रेशन होगा, तो क्रोमोसोम जो है विजिबल हो जाएगा, दिखने लगेगा माइक्रोस्कोप से एम फेज में। ठीक है, सेंट्रियोल्स इनिशिएट द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में देखने मिलता है, सेल ऑर्गेनली कहाँ है, सेंट्रियोल एनिमल सेल में है। तो सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल सेल में सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है। ठीक है, सेंट्रियोल को पता होगा, नहीं पता तो मैंने पहले के लेक्चर में बताया सेंट्रियोल के बारे में, और इसमें मैं दिखा दूंगा आपको फिगर में सेल में कहाँ पे होता है सेंट्रियोल। ठीक है, इन G2 phase ट्यूबुलिन एंड काइनेस प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। G2 फेज में ट्यूबुलिन और काइनेस प्रोटीन बनता है। ठीक है, G1 फेज एब्सेंट इन अमीबा फिजन यीस्ट स्लाइम मोल्ड्स। तो याद रखिए G1 फेज अमीबा में, फिजन यीस्ट में और स्लाइम मोल्ड्स में देखने नहीं मिलता। ठीक है, G1 फेज एब्सेंट होता है अमीबा में, फिजन यीस्ट में और स्लाइम मोल्ड्स में। मेजर इवेंट ऑफ सेल साइकिल आर, सेल साइकिल का जो मेन इवेंट है, मेन इवेंट जो होता है सेल साइकिल में, वो क्या क्या है, वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो जो मेन इवेंट जो होते हैं सेल साइकिल में, वो होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का डुप्लीकेशन मतलब होना, डीएनए की दूसरी कॉपी तैयार होती है। कैरियोकाइनेसिस होता है मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीज़न,
और साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। अब बात करते हैं एम फेज के बारे में। तो यहाँ तक था इंटरफेस के बारे में मैंने पढ़ा दिया लेक्चर 1 लेक्चर 2 तक में, ठीक है। हम बात करेंगे एम फेज। एम फेज में प्रोफेज के बारे में बात करेंगे आज। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल। तो एम फेज जो है सेल साइकिल का सबसे ज़्यादा ड्रामा वाला पीरियड है, ठीक है, जिसमें सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनली मौजूद होते हैं, जो भी कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट का एम फेज में रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वेशनल डिवीजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एम फेज में क्या होता है, माइटोसिस होता है, सेल डिवाइड करता है। तो पेरेंट सेल में अगर 2n सेल था डिवीजन से पहले, तो माइटोसिस के बाद डिवीजन के बाद भी डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 2n रहेगा, ठीक। इसलिए हम लोग माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। Thou for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division, karyokinesis. It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut line cannot be drawn between various stages. तो ध्यान सुनिए, माइटोसिस में 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, 4 स्टेजेस में माइटोसिस को डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है यहाँ पे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन फेजेस के बीच में बिल्कुल एक क्लियर कट लाइन नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट कहाँ पर कौन फेज ख़त्म हुआ और दूसरा फेज शुरू हुआ। फॉर एग्जांपल प्रोफेज किस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, अब प्रोफेज के बाद मेटाफेज एग्जैक्ट किस पॉइंट पे शुरू हुआ, ठीक। उसी तरह मेटाफेज के बाद एनाफेज, फिर उसके बाद टेलोफेज। तो पहले होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब समझते थोड़ा माइटोसिस को हम लोग एक बार। इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन द मैच्योर सोमैटिक सेल divides in such a way that chromosome number is kept constant in the daughter cell equal to that of parent cell. तो माइटोसिस एक तरह का क्या है, डिवीज़न है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो नंबर जो है पेरेंट सेल में अगर 2n है, तो जो डिवाइड होने के बाद जब पेरेंट सेल डिवाइड करेगी 2 नई डॉटर सेल बनेगी। तो दोनों डॉटर सेल में ऐसा नहीं होगा कि nn क्रोमोसोम बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। दोनों डॉटर सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने मिलेगा माइटोसिस के केस में, ठीक है। और माइटोसिस जो होती है वो मैच्योर सोमैटिक सेल में होती है। मतलब सोमैटिक सेल क्या होता है पहले ही बताया था मैंने आपको, फिर बताता हूँ। बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बाकी जो भी सेल है वो क्या है, सोमैटिक सेल। तो माइटोसिस क्या होती है, मैच्योर सोमैटिक सेल में होती है, ठीक है। और माइटोसिस से क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है, मेंटेन रहता है। पेरेंट सेल में 2n है तो डॉटर सेल में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेगा, मतलब क्रोमोसोम का नंबर इक्वल टू दैट ऑफ पेरेंट सेल। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक सेल डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल सेल डिवीजन। तो माइटोसिस को हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन नहीं कह सकते हैं क्योंकि माइटोसिस मैच्योर सोमैटिक सेल में होता है सिर्फ, और माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन सेल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता है। इक्वेशनल सेल डिवीजन, ठीक है। टर्म माइटोसिस देने वाले साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग। जनरली माइटोसिस टेक 30 मिनट टू 3 आवर इन ह्यूमन, एवरेज 1 आवर। यहाँ पे 1 छूट गया है, एवरेज 1 आवर। तो जनरली माइटोसिस जो है ह्यूमन बीइंग में माइटोसिस जो है 30 to 3 आवर लग सकता है, 30 मिनट लगा सकता है। 30 मिनट से लेकर के माइटोसिस को 3 घंटे तक का मैक्सिमम लग सकता है टाइमिंग। मिनिमम टाइम माइटोसिस होने के लिए इस ह्यूमन सेल में कितना लगेगा,
30 मिनट। मैक्सिमम कितना, मैक्स से मैक्स कितना लग सकता है 3 आवर। एवरेज बोले तो 1 आवर। ठीक है, माइटोसिस का ड्यूरेशन ह्यूमन में। माइटोसिस अकर इन डिप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल, पॉलीप्लॉइड सेल। माइटोसिस जो है वो डिप्लॉइड सेल में भी होता है, मतलब कि 2n सेल। हैप्लॉइड सेल में भी होता है n सेल। और माइटोसिस जो पॉलीप्लॉइड सेल में हो सकता है, मतलब 2n से ज़्यादा, 3n या 4n। ठीक है। इन प्लांट माइटोसिस इज कॉमनली सीन इन एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट टिप एंड शूट टिप। प्लांट की बात करें तो प्लांट में माइटोसिस हम लोग को रूट टिप और शूट टिप के एपिकल मेरिस्टेम में देखने मिलता है माइटोसिस। ठीक है, प्लांट के केस में रूट टिप और शूट टिप के एपिकल मेरिस्टेम में देखने मिलता है हम लोग को माइटोसिस। ठीक है। माइटोसिस में 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है और माइटोसिस का सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है एनाफेज। एनाफेज माइटोसिस का शॉर्टेस्ट फेज और लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोफेज के बारे में। ठीक है, तो आज प्रोफेज स्पेशली बात करेंगे। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज जो है माइटोसिस का सबसे लंबा फेज है। प्रोफेज को भी डिवाइड किया गया है 3 सब फेजेस में, समझे। प्रोफेज को भी डिवाइड किया गया है 3 सब फेजेस में, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज को 3 सब फेज में डिवाइड किया गया, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज में। अब अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज को समझने से पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, डीएनए थ्रेड प्लस हिस्टोन प्रोटीन बनता है क्रोमैटिन। देखिए, डीएनए का थ्रेड है, अब इस डीएनए थ्रेड में हिस्टोन प्रोटीन आके जब अटैच होगा तो इस थ्रेड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस थ्रेड को हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन। तो डीएनए थ्रेड में जब हिस्टोन प्रोटीन अटैच होता है तो उस थ्रेड को बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, ये क्रोमैटिन थ्रेड जो है कंडेंसेशन होगा इस क्रोमैटिन थ्रेड में। ठीक है, चल ध्यान समझिए कि एक ऊन का धागा है। ठीक है, अब उस ऊन के धागा को क्या करते हैं हम, लपेटते हैं, अपने में सेल्फ कॉइलिंग करते हैं, लपेटते हैं तो एक ऊन का गोला बन जाता है, बनता है। उसी तरह समझ ले क्रोमैटिन थ्रेड एक ऊन का धागा है। अब ये क्रोमैटिन थ्रेड जो है अपने में क्या करेगा, कॉइलिंग करेगा, तो क्या होगा, क्रोमोसोम का शेप ले लेगा ऐसा। ठीक है, ठीक है, इसको बोलेंगे क्रोमोसोम कंडेंसेशन। ठीक है, तो डीएनए थ्रेड था, उसमें आके हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा, उस थ्रेड को बोला मैंने क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन थ्रेड जो है अपने में कॉइलिंग करेगा, कंडेंसेशन करेगा, स्पाइरलाइजेशन करेगा, तो वो फाइनली क्रोमोसोम का शेप ले लेगा। तो क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो जाएगा, एक तरह से बोला फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा। ठीक है, देखिए फिगर ध्यान से, देखिए ये है डीएनए थ्रेड, दिख रहा है। अब इस डीएनए थ्रेड में क्या हुआ, ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा, तो इस डीएनए थ्रेड को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन थ्रेड। क्या बन गया ये, क्रोमैटिन थ्रेड। अब ये क्रोमैटिन थ्रेड में कॉइलिंग हो रही, देखिए, देख रहे हैं, उलझ रहा, अपने में कॉइलिंग कर रहा है, स्पाइरलाइजेशन कर रहा। तो फाइनली स्पाइरलाइजेशन करके, कॉइलिंग करके क्या बना, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ। फिर देखिए यहाँ पे डीएनए थ्रेड है, ये हिस्टोन प्रोटीन आके जुड़ा, तो इस थ्रेड को क्या बोला हमने, क्रोमैटिन थ्रेड बोला। क्रोमैटिन थ्रेड अपने में कॉइलिंग किया, अपने में लपटाया और लपटा करके क्रोमोसोम का शेप ले लिया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा 3D फिगर है, देखिए
ये क्रोमेटिन धागा है बहुत सारा, ठीक। अब क्रोमेटिन धागा जो है कॉइलिंग कर रहा है, कॉइलिंग करके अपने में लपटाया एकदम अच्छा से, और फाइनली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लिया। देखिए, देख रहे हैं, आ रहा समझ में? नहीं समझा तो पूछ लेने का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं बताऊंगा, वहाँ पे जवाब दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। ये जो है, इस इतना स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटिड, ठीक है। ये वाला दूसरा क्रोमैटिड, ठीक है। तो दोनों स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड और दूसरा क्रोमैटिड इधर, ठीक। तो क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है, दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से कहाँ पे अटैच है? इस जगह पे अटैच है। इस पॉइंट में बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर, ठीक है। अब आते हैं अर्ली प्रोफेज पे। आपको सबको बढ़िया समझ में आएगा। इन अर्ली प्रोफेज the chromatin thread separate from the chromatin reticulum and undergo spiralization। तो अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है वो अपने क्रोमैटिन नेटवर्क में से, मतलब कि जो कटोरी जो दिख रही है इसमें क्रोमैटिन थ्रेड जो है ऐसे ही रखा हुआ है, उलझा हुआ है, क्रोमैटिन नेटवर्क है, ठीक है। तो क्रोमैटिन थ्रेड जो है अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन रेटिकुलम से बाहर आता है, सेपरेट होता है और स्पाइरलाइजेशन करने लगता है, ऐसे ऐसे आपस में गुथने लगता है, ठीक है। एट दिस टाइम द क्रोमैटिन थ्रेड लुक लाइक ए बंच ऑफ वूल। तो इस वक्त क्रोमैटिन थ्रेड कैसा दिखता है? एक ऊल का गुच्छा जैसा दिखता है, बंच जैसा दिखता है। और इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं स्पाइरीम स्टेज, क्योंकि अर्ली प्रोफेज को हम लोग स्पाइरीम स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि स्पाइरीम स्टेज में क्रोमैटिन थ्रेड स्पाइरलाइजेशन कर रहा है। ड्यूरिंग स्पाइरलाइजेशन क्रोमैटिन थ्रेड शो प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग। स्पाइरलाइजेशन के दौरान क्रोमैटिन थ्रेड जो है प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग शो करता है। प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग क्या है? प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग, इन दिस टाइप ऑफ कॉइलिंग द क्रोमैटिन थ्रेड कॉइल इन इटसेल्फ एंड विथ इट्स कॉपीज थ्रेड इट रिजल्ट इन कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग का मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि क्रोमैटिन थ्रेड अपने में स्पाइरेशन कर रहा है, कॉइलिंग कर रहा है, ठीक है। और अगल बगल में जो क्रोमैटिन थ्रेड है उसके साथ में जाकर के लपट रहा है, कॉइलिंग कर रहा है। लाइक कॉइलिंग इटसेल्फ, अपने में कॉइलिंग कर रहा है और अगल बगल में जो भी क्रोमैटिन थ्रेड है उसको भी कॉइलिंग में ले रहा है, ठीक है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन बिगिन इन अर्ली प्रोफेज। तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन प्रोफेज के स्टार्टिंग में, अर्ली प्रोफेज में ही शुरू हो जाता है क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, ठीक है। दिस सेंट्रियोल्स बिगिन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और जो सेंट्रियोल की बात मैंने की थी, वो सेंट्रियोल जो है क्या होता है? सेल में पहले तो एक साथ होता है, ऐसे दोनों सेंट्रियोल एक साथ है, लेकिन अर्ली प्रोफेज जैसे आएगा सेंट्रियोल ये वाला इधर मूव करेगा, ये वाला इधर, ठीक है। और फाइनली बाद में ये दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे आ जाएंगे, आमने सामने, ऐसे, ठीक है। तो अर्ली प्रोफेज में सेंट्रियोल का मूवमेंट शुरू हो जाता है माइक्रोट्यूब्यूल की मदद से। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको सेल साइकिल और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में, जिसका 12 लेक्चर मैंने अभी तक डाल चुका हूँ मैं। एक लेक्चर सिर्फ बाकी है, उसमें लेक्चर नंबर 13 आएगा और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर ख़त्म। देखिए यहाँ पे ये है सेंट्रियोल, ठीक है, दिख रहा है एक, और ये सेंट्रियोल, दोनों को टुगेदर ही बोलते हैं हम लोग सेंट्रोजोम। ऐसे जो नॉर्मली क्या बोलेंगे दोनों को साथ में टुगेदर? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम मतलब कि सेंट्रियोल एक इधर और एक इधर। तो ये दोनों सेंट्रियोल क्या होगा कि अर्ली प्रोफेज में ये वाला इधर मूव करेगा, इस जगह पे आना चाहेगा, और ये वाला मूव करके इस जगह पे आना चाहेगा, अपोजिट पॉइंट पे। कैसे मूव करेगा? माइक्रोट्यूब्यूल की मदद से। देखिए ये है अर्ली प्रोफेज का डायग्राम। देखिए अभी जो क्रोमोसोम का धागा थोड़ा लूज है, दिख रहा है आपको? क्रोमोसोम का थ्रेड क्या है? लूज है, थोड़ा ढीला है, कॉइलिंग अभी चल रही है, कंडेंसेशन शुरू हो गया है, ठीक है, ठीक है। और न्यूक्लियोलस भी गायब होने लगता है,
ठीक है, अर्ली प्रोफेज में। फिगर को बना लीजिए, ये देखिए ये है सेंट्रियोल दिख रहा है, ये क्या है सेंट्रियोल, जो कि ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा सेंट्रियोल। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज में सेंट्रियोल का मूवमेंट शुरू हो जाता है टुवर्ड्स अपोजिट पोल और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। फिगर को बना सकते तो बना लीजिए, अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, समझ में आएगा अच्छा से। ये है एनसीईआरटी का फिगर जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस फिगर को ध्यान में रखना, अगर कोई फिगर एग्जाम में आएगा कोई तो वो एनसीईआरटी का फिगर ही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज का फिगर देख ली कैसा है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख सकते हैं आप, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें दरार पड़ी हुई है यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स में टूट रहा है और गायब होने वाला, डिसअपीयर होने वाला है। मिडिल प्रोफेज की बात करते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, हेंस दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर। मिडिल प्रोफेज में कंडेंसेशन क्रोमोसोम का थोड़ा और ज़्यादा हो चुका होता है, इसलिए मिडिल प्रोफेज में क्रोमोसोम जो थोड़ा छोटा हो जाता है, शॉर्टर और थिकर हो जाता है, मोटा हो जाता है। द लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस एक्सेप्ट सेंट्रोमेयर, और क्रोमोसोम की लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है मिडिल प्रोफेज में, बस सेंट्रोमेयर को छोड़ के। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूँ इसका मतलब। देखिए ये क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों क्रोमेटिड है। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, दोनों क्रोमेटिड जो होते हैं ये वाला और ये वाला आपस में जुड़ा हुआ होता है, दोनों सेपरेट नहीं हुआ, ऐसे जुड़ा हुआ होता है, दोनों सेपरेट हुआ नहीं होता, ऐसे जुड़ा हुआ होता है अर्ली प्रोफेज में। ठीक है, लेकिन मिडिल प्रोफेज में आते आते क्या हो जाता है कि ये लाइनिंग गायब हो जाती है। ठीक है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो दिखने लगता है, सेपरेट दिख रहा है, लेकिन अर्ली प्रोफेज में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड इस तरह से जुड़ा रहता है। लेकिन मिडिल प्रोफेज में क्या होता है, ये जो जिस सेपरेट हो जाता है दोनों क्रोमेटिड, लेकिन सेंट्रोमेयर पे अभी भी अटैच है। ठीक है, आया समझ में। द हिडन थ्रेड ऑफ क्रोमोसोम अपीयर, सो वी कैन से दैट मोनाड बिकम डायड। तो क्रोमोसोम पहले जो था सेपरेट नहीं था, दोनों ऐसे ऐसे मर्ज था, तो दिखने में एक यूनिट लग रहा था, इसको बोल लेते उस वक्त हम लोग मोनेड। लेकिन जब सेपरेट हो गया, दोनों क्रोमेटिड अलग अलग दिखने लगा इस तरह से हम लोग को, तो हम लोग बोलेंगे डायाड। ठीक है, हम लोग डायाड। तो मोनेड जो है डायाड हो गया है, कहाँ हुआ, मिडिल प्रोफेज में। एंड द सेंट्रियोल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और सेंट्रियोल जो है एक दूसरे से मूव कर रहा है अभी भी। लेट प्रोफेज में क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स आर मर्ज इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट जो होता है लेट प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो गायब हो रहा था वो क्या होगा, कैसे गायब होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस का वो गायब होता है इस तरह से कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, और हर एक फ्रैगमेंट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा बन जाता है जा करके, समझे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या होता है, लेट प्रोफेज में गायब हो जाता है, गायब। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में गायब और न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे गायब हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा बन जाता है जा करके। ठीक, और न्यूक्लियोलस कैसे गायब होता है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो अपने कंपोनेंट को आरएनए और प्रोटीन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से। ठीक है, इस तरह से गायब होता है न्यूक्लियोलस। तो ड्यू टू डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द क्रोमोसोम आर नाउ एक्सप्रेस इन द साइटोप्लाज्म। अब क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, न्यूक्लियस, तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो पूरी तरह साइटोप्लाज्म आ गया, क्योंकि बाउंड्री जो थी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो गायब हो गया है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में एक्सप्रेस हो गया। तो उसकी वजह से क्रोमोसोम जो था न्यूक्लियस में, वो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बाहर आ चुका है अब। ठीक, क्रोमोसोम बिकम मोर कंडेंस, क्रोमोसोम और भी ज़्यादा कंडेंस हो जाता है लेट प्रोफेज में। और लेट प्रोफेज को प्रोमेटाफेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोमेटाफेज। ठीक है, लेट प्रोफेज को प्रोमेटाफेज कह सकते हैं। ठीक है,
प्रोमेटाफेज क्या है मतलब बताता हूँ क्या है। प्रोमेटाफेज इज दैट टाइम गैप विच इज प्रेजेंट बिटवीन द डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus। तो प्रोमेटाफेज वो टाइम गैप है, वो वक्त है जिस वक्त में न्यूक्लियर इन्वेलप गायब होता है और न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आया समझ में। At the time of formation of nuclear spindle apparatus, both centriole become antipodal in position। तो न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है उस वक्त दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं बिल्कुल अपोजिट चले जाते हैं, एंटीपोडल हो जाते हैं। देखिए एक सेंट्रियोल यहाँ आ गया, एक सेंट्रियोल यहाँ आ गया। अब यहाँ से स्पिंडल apparatus कैसे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus। न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus को बनाने में कौन इन्वॉल्व है, माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए लेट प्रोफेज है, देख रहे हैं सेंट्रियोल एक यहाँ पहुँच चुका और उससे माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक, ये सब क्रोमोसोम अटैच हैं। तो लेट प्रोफेज का फिगर देख लीजिए, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो चुके होते हैं, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो चुका होता है लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज को प्रोमेटाफेज भी कह सकते हैं। तो इस फिगर को आप बना लीजिए, आपको फ़ायदा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बिल्ड होगी। ये एनसीईआरटी का फिगर लेट प्रोफेज का, देख लीजिए ध्यान से। अब थोड़ा एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट देख लेते हैं। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज को कैसे मार्क करते हैं, प्रोफेज को मार्क करते हैं इस तरह से कि प्रोफेज में क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है प्रोफेज में। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। और प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोमल मटेरियल अनटेंगल्ड हो जाता है, मतलब कि क्रोमोसोम को बनाने वाला जो मटेरियल है वो उलझा हुआ होता था पहले, लेकिन प्रोफेज में वो क्या होता है, सुलझ जाता है क्रोमोसोमल मटेरियल और क्रोमोसोम की कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, दी सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस नाउ बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो सेंट्रोसोम जो कि एस फेज में डिवाइड किया था, सेंट्रोल जिसका डुप्लीकेशन एस फेज में हुआ था, अब वो क्या होता है कि अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगता है प्रोफेज में। यह एनसीईआरटी लाइन बता रहा हूं मैं। कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज थस कैन थस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो प्रोफेज से कंप्लीशन को हम लोग जिस कैरेक्टरिस्टिक से मार्क करते हैं वो ये है, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म इम्पैक्ट माइटोटिक तो कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। तो प्रोफेज से कंप्लीशन कहाँ देखने मिलता है, प्रोफेज के कंप्लीशन पे जब प्रोफेज कंप्लीट होने वाला होता है उस वक्त क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होकर के क्रोमोसोम को तैयार कर चुका होता है। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कॉम्पोज ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर। क्रोमोसोम हमको दिखता इस तरह से कि क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड है, ठीक है, एक क्रोमेटिड ये वाला, एक क्रोमेटिड ये वाला, और दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमेयर पे अटैच है। ठीक है, दूसरा कंप्लीशन पॉइंट क्या है, सेंट्रोसोम which had undergone duplication during interphase begin to move towards opposite pole of the cell। सेंट्रोसोम जिसका डुप्लीकेशन हुआ था इंटरफेज में एस फेज में, वो सेंट्रोसोम जो है अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है, मूव करने लगते हैं। ठीक है, और ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स। और फिर हर सेंट्रोसोम से एक सेंट्रोसोम इधर, एक सेंट्रोसोम इधर, और फिर हर एक सेंट्रोसोम से क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल बाहर निकलते हैं ऐसे, जिसको हम लोग एस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर्स। द टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर
फॉर्म्स माइटोटिक एपैरेटस। तो ये दोनों एस्टर जो है स्पिंडल फाइबर के साथ टुगेदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोटिक एपैरेटस बोलते हैं। ठीक है। एट द एंड ऑफ प्रोफेस व्हेन viewed अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप। जब लास्ट पॉइंट पे, एकदम इंड पॉइंट पे, प्रोफेस के इंड पॉइंट पे जब हम लोग माइक्रोस्कोप से सेल को देखेंगे तो सेल में हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं देखने मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने नहीं मिलेगा, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप भी देखने नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। इस लेक्चर जो क्वेश्चन बनेंगे मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पर आए क्वेश्चन को सॉल्व करें, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।